जम्मू श्रोता संगवारी मन ला हमर नमस्कार। भारत सरकार डहर ले सिकलिंग बीमारी जेला सिकल सेल घलो कहे जाथे तेकर उन्मूलन खातिर राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन चलाए जावत हे और 2047 तक सिकल सेल की बीमारी ला खत्म करे के लक्ष्य भारत सरकार डहर ले राखे गए हे। सिकल सेल बीमारी के संबंध में, एकर उपचार के संबंध में और का उपाय ले सिकल सेल ले बाँच सकत हन तेकर संबंध में विस्तार ले जानकारी प्राप्त करे बर आज हमन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन डॉक्टर अरविंद नेरल जी ला। डॉक्टर नेरल जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सिकलिंग के बीमारी का होथे? सिकलिंग की बीमारी ऐसे है कि जो हमारे शरीर में खून बहथे उमें जो लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती जिन्हें हम आरबीसी कहथन, उसमें एक पिगमेंट रहते जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन के कुछ डिफेक्ट हो जाते जिसके कारण वो सिकल हीमोग्लोबिन कहलाते। और जब वो सिकल हीमोग्लोबिन रहते तो वो आरबीसी के जो आकार रहते, नॉर्मली ये आकार गोलाकार रहते, सर्कुलर रही थे, लेकिन यदि सिकल हीमोग्लोबिन रही सी तो ये हंसिया के आकार के हो जाते, सिकल शेप में हो जाते। और इसलिए इस बीमारी को हम सिकल सेल बीमारी कहते हैं, क्योंकि आरबीसीज का आकार परिवर्तित हो जाता है। आकार भी परिवर्तित हो जाता है, साथ साथ जो आरबीसीज की जो फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन है, वो ख़त्म हो जाता है और आरबीसीज थोड़े से कठोर हो जाते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। इसके कारण जब ये जो खून हमारा जो शरीर में बहते रहता है, जब बहुत छोटी छोटी नलिकाओं में जो कैपिलरीज होती हैं, माइक्रो कैपिलरीज, वहाँ से जाता है तो वो पूरी तरह से बह नहीं पाता, वो रुक जाता है, अड़ंगे आ जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण शरीर में खून का प्रवाह कई जगह पे रुक जाता है, तो इसके कारण से काफ़ी सारी परेशानियां होती है। और जो हीमोग्लोबिन सिकल होने के कारण उसके आरबीसीज की जो लाइफ रहती है, नॉर्मली जो हमारे आरबीसीज रहते हैं 80 से 120 दिन तक जिंदा रहते हैं, लेकिन सिकल हीमोग्लोबिन होने के कारण इनकी ज़िंदगी थोड़ी कम हो जाती है। 10 से 20 दिन के अंदर ही ये मर जाते हैं, या इसको हम हीमोलिसिस कहते हैं, इनकी लाइसिस हो जाती है। इसके कारण ही हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है सिकल सेल के पेशेंट्स में, और इसलिए इसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। हाँ। खून की कमी हो जाती है। डॉक्टर साहब, अभी आप बतात रहे हो कि लाल रक्त कोशिका और हीमोग्लोबिन, तो ये दोनों का होते? खून के अंदर जो लालपन रहता है वो इसमें आरबीसीज पाए जाते हैं, उसके कारण होता है। आरबीसी जो हमारे छोटे छोटे सेल्स रहते हैं और उसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, इसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसीज लाल दिखते हैं और वो पूरा खून का रंग भी लाल दिखाई देता है। ये हीमोग्लोबिन के काम ये रहते हैं कि हमारे शरीर में फेफड़े से जो ऑक्सीजन अपन लेते हैं, हवा लेते हैं, वायु लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन की मात्रा को ये ग्रहण करता है और शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचाता है। तो ये इसका मेन काम है हीमोग्लोबिन का। और साथ ही साथ जब शरीर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से हमको बाहर निकालना रहता है, उसमें भी ये हीमोग्लोबिन काम आता है। और शरीर के दूसरे भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ये फेफड़े तक पहुंचाता है और फेफड़े के माध्यम से इसको हम बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन को शरीर के दूसरे भागों तक, चाहे वो लीवर हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे स्प्लीन हो, चाहे किडनी हो, इन दूसरे अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और दूसरे अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है, हमारे आरबीसीज करते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जो सिकल सेल के जो रोगी है तेकर सिकल सेल हीमोग्लोबिन के होते कि आरबीसी के होते? आरबीसीज के होते। हीमोग्लोबिन में भी एक जेनेटिक डिफेक्ट पाए जाते हैं, तो हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन हम उसको एडल्ट हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन ए। लेकिन इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसको हम हीमोग्लोबिन एस कहते हैं, सिकल हीमोग्लोबिन। और ये सिकल हीमोग्लोबिन होने के कारण जो आरबीसी नॉर्मल नहीं रह के, गोलाकार नहीं रह के, सर्कुलर नहीं रह के, हंसिया के आकार के अर्धचंद्राकार हो जाते हैं, तो वो एक मेन डिफेक्ट है। तो हीमोग्लोबिन के डिफेक्ट है जिसके कारण आरबीसी के आकृति में परिवर्तन आते हैं। डॉक्टर साहब, सिकलिंग बीमारी ले पीड़ित व्यक्ति ला कौन प्रकार की समस्या होथे? और कहे जाथे सिकलिंग के 2 प्रकार होथे, एक होथे वाहक और दूसरा रोगी, ये संबंध में बताओ।
हाँ, ठीक है, आपने एक वाहक होते और एक बीमारी के जिनको हम सिकल सेल की बीमारी कहते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि माँ और पिताजी में से दोनों में से डिफेक्टिव जीन बच्चे को मिले या किसी एक से मिले। यदि दोनों से डिफेक्टिव जीन मिलेंगे तो उसको सिकल सेल की बीमारी होगी, जो वाहक नहीं होगा बल्कि वो बीमारी से ग्रसित होगा। इसको हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। हीमोग्लोबिन एसएस दोनों पेरेंट्स से उसको डिफेक्टिव जीन मिले हैं। और एक दूसरा होता है जिसमें या तो माँ की तरफ से या पिताजी की तरफ से डिफेक्टिव जीन मिलता है, जिसको हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं, और इसी को हम कैरियर कहते हैं या वाहक कहते हैं। तो ये वाहक ऐसे होते हैं जिनमें बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई देंगे और ये सामान्यतः बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, इनको किसी तरह की परेशानी नहीं रहती, लेकिन इनके शरीर में ये डिफेक्टिव जीन पाया जाता है। ये दूसरे अपने आने वाले जनरेशन को ये बीमारी दे सकते हैं, इसलिए इनको हम वाहक कहते हैं। लेकिन इन बच्चों में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। डॉक्टर साहब, अभी आप बताते रहे हो कि वाहक सिकल सेल के जो वाहक है ते मतलब कोनो परेशानी नहीं होए, तो एक उपचार के सवाल ही नहीं है ना। तो जो सिकलिंग से जो ग्रसित है तेकर मन के उपचार कैसे करे जाते हैं? हाँ, जो सिकल सेल के ग्रसित मरीज रहते हैं उनको काफ़ी सारे लक्षण दिखाई देते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन कमी के कारण बच्चा थोड़ा सा तंदुरुस्त नहीं रहता, कमजोरी महसूस करता है, खेल कूद में उसका मन नहीं लगता है, सांस फूलने लगती है और दूसरी तरह की परेशानियाँ होने लगती है। उसके जोड़ों में दर्द होने लगता है, इसको हैंड एंड फुट सिंड्रोम कहते हैं। हाथ और पैरों के जो छोटे छोटे जोड़ उसमें स्वेलिंग आने लगती है, दर्द होने लगता है। दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, जिसमें एक होता है जिसमें छाती में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है, और उसके अलावा हीमोलिसिस होने लगती है, तो शरीर में अचानक खून की बहुत बेहद कमी हो जाती है। एप्लास्टिक क्राइसिस होती है, खून एकदम से बनना बंद हो जाता है। तो ये अलग अलग तरह की परेशानियां इन बच्चों में हो सकती है। इसके अलावा इनके जो ये तो लक्षण की बात हुई, और यदि हम इसका ट्रीटमेंट करना चाहें तो आजकल ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। एक दवाई आती है जिसको हम हाइड्रोक्सी यूरिया कहते हैं। इन बच्चों को हाइड्रोक्सी यूरिया दवाइयाँ टैबलेट्स देने से ये इनमें जो सिकल हीमोग्लोबिन है वो फीटल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और उससे सिकलिंग के कारण जितनी परेशानियाँ होती हैं वो काफ़ी कम हो जाती है। तो एनीमिया के लक्षण कम हो जाते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। बार बार जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता था वो नहीं देना पड़ता। इसके अलावा क्योंकि इनको बार बार इन्फेक्शन होता है, इसलिए पेनिसिलिन के ओरल टैबलेट्स आती हैं, पेनिसिलिन ओरल टैबलेट्स दी जाती है, फॉलिक एसिड के टैबलेट्स दिए जाते हैं, जिंक के टैबलेट्स दिए जाते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि इनको इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, इसलिए कोशिश करते हैं कि इसको हम विशेष टीकाकरण कराएं, स्पेशली न्यूमोकोकल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट में इनके टीकाकरण, स्पेशल इम्यूनाइजेशन इन बच्चों का ज़रूरी है। तो ये तो वह इनके लक्षणों का इलाज। साथ ही साथ जब यदि इनके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं तो फिर उसके अलग से इलाज करना पड़ता है। कई बार इनको हॉस्पिटल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है। वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस हुआ जिसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है तो बच्चे को अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है। हीमोलिटिक क्राइसिस हुई या एप्लास्टिक क्राइसिस हुई तो अचानक उसके शरीर में खून की बहुत कमी हो जाती है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ सकता है। आजकल ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा अवेलेबल है, और यदि नियमित रूप से बच्चे इलाज करते रहे, गोलियाँ लेते रहे, तो इन्हें काफ़ी हद तक तंदुरुस्त रखा जा सकता है और नॉर्मल बच्चे जैसी ज़िंदगी भी ये जी सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, यदि कोई वाहक गलती ले शादी कर डाले है तो ओकर होने वाला लइका मन में सिकलिंग होए के कतेक संभावना रही थे? यदि दोनों वर और वधु मतलब लड़का और लड़की दोनों के जो कारक है वो वाहक है, सिकल सेल के ट्रेट की बीमारी है, ट्रेट है वो माना, तो उनके बच्चों में या तो हो सकता है एकदम नॉर्मल हो, किसी तरह के सिकल के लक्षण कोई डिफेक्टिव जीन नहीं जाएंगे, या हो सकता है कि एक माता की तरफ से या पिता की तरफ से डिफेक्टिव जीन आएगा तो वो उनके बच्चे ट्रेट कहलाएंगे या कैरियर कहलाएंगे, एएस या जिसको हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। या फिर ये भी संभावना रहती है कि दोनों तरफ से डिफेक्टिव जीन मिले तो आने वाला बच्चा जो होगा वो डिजीज़ कहलाएगा, होमोजाइगस कंडीशन का कहलाएगा, जिसको हम हीमोग्लोबिन एसएस कहते हैं। तो वो उसको हीमोग्लोबिन ये सिकल सेल एनीमिया के पूरे लक्षण भी दिखाई देंगे और वो इस बीमारी से ग्रसित होगा। डॉक्टर साहब, अभी आप बता रहे हो कि कुछ जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय है और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो समुदाय है, तेकर मन में ये जो सिकल सेल की बीमारी है वो ज़्यादा देखे बर मिलते ऐसे करके, ये कारण का है ऐसा मिले के?
ये जैसे मैंने बताया आनुवांशिक बीमारी है, तो यदि एक जनरेशन में बीमारी है और हमारे यहाँ जनजातीय ग्रुप में और जातीय समुदाय में इंटरकास्ट मैरिजेस होती नहीं है, हम लोग अपनी जाति समूह के अंदर ही शादियाँ करते हैं, तो इसलिए संभावना बनी रहती है कि आने वाली जनरेशन में बीमारी फैले, क्योंकि हम एक ही जनजातीय ग्रुप के लोगों में उसका वर भी उसी जाति समूह का है, वधू भी उसी जाति समूह की है, तो दोनों में जैसा हमने अभी डिस्कस किया, यदि दोनों कैरियर होंगे तो उनके बच्चों में तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। यदि कोई बीमारी से ग्रसित है तो फिर से दूसरी। तो यदि इस बीमारी को रोकना है तो हम इंटरकास्ट मैरिजेस को भी थोड़ा इनकरेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ यदि उस समाज में ही ये शादी करनी ज़रूरी है तो भी कोशिश कर सकते हैं कि एक पक्ष कम से कम नॉर्मल रहे, उसमें किसी ना तो सिकल सेल की बीमारी हो ना सिकल सेल के वाहक हो। यदि ऐसा होगा तो आने वाली नस्लें अच्छी तंदुरुस्त होंगी और उनको सिकल सेल के डिफेक्टिव जीन नहीं मिलेंगे, ये पॉसिबिलिटी रहती है। जी डॉक्टर नीरल जी, सिकलिंग के आनुवांशिकता कौन ढंग ले होथे और ये बीमारी हा एक पीढ़ी ले दूसरी पीढ़ी में कैसे चल देथे? ये एक जेनेटिक बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है, और इसका जो फैलाव होता है उसको टेक्निकली हम कहते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव पैटर्न होता है। ऑटोसोमल रेसेसिव पैटर्न का ये मतलब होता है कि दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक ऑटोसोम्स कहलाते हैं, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तो ये डिफेक्टिव जीन ऑटोसोम्स में होते हैं, और रेसेसिव का मतलब ये होता है कि ये बीमारी तभी बीमारी में होगी जब दोनों पेरेंट्स से डिफेक्टिव जीन्स मिलेंगे। रेसेसिव का ये मतलब होता है। एक दूसरा फैलाव होता है जो डोमिनेंट कहलाता है। डोमिनेंट का मतलब होता है यदि एक ही पेरेंट्स से डिफेक्टिव जीन मिलेगा तो भी वो बच्चे में वो बीमारी ग्रस्त हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये रेसेसिव पैटर्न है इसका फैलाव का, इसका इनहेरिटेंस का, तो इसलिए दोनों पेरेंट्स से, मदर से भी, फादर से भी, माता से भी, पिता से भी ये डिफेक्टिव जीन यदि बच्चों में आते हैं तो वो उसको प्रभावित करते हैं। और जब ये प्रभावित करते हैं तो जो हीमोग्लोबिन में हीम पोर्शन होता है, एक ग्लोबिन पोर्शन होता है। ग्लोबिन पोर्शन अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, और अमाइनो एसिड्स में अल्फा चेन होते हैं और बीटा चेन होते हैं। बीटा चेन के एक अमाइनो एसिड को में इसमें परिवर्तन आ जाता है। छठवें पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड की जगह वेलिन अमाइनो एसिड आ जाता है। ये छोटा सा डिफेक्ट होता है। 146 अमाइनो एसिड सिर्फ एक अमाइनो एसिड के परिवर्तन के कारण इतनी बड़ी बीमारी उस बच्चे को लग जाती है, और इसका फैलाव ऑटोसोमल रेसेसिव पैटर्न से, जेनेटिक इनहेरिटेंस से, पेरेंट्स के माध्यम से बच्चों में आता है। डॉक्टर साहब, अभी आप बताते रहे हो कि ये बीमारी ऑटोसोमल होते है, इसे करके तो लिंग निर्धारण के जो क्रोमोसोम है ओकर से जो होने वाले बीमारी कौन से होते? ये सिकल सेल के जानकारी के साथ साथ हमारे श्रोता मन ला वहू जानकारी लायक बताते हो। हाँ, इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसके माध्यम से भी कुछ बीमारियां फैलती है। एक बिल्कुल क्लासिकल एग्जांपल बताना चाहूँगा। हीमोफीलिया जो बीमारी होती है, हीमोफीलिया जो बीमारी होती है वो एक्स लिंक्ड होती है, वो सेक्स क्रोमोसोम्स के माध्यम से बच्चों में फैलती है। तो इसमें नॉर्मली जो फीमेल्स जो होते हैं वो कैरियर होते हैं, और मेल्स जो होते हैं वो सफरर होते हैं। मेल्स में बीमारियाँ फैलती है, उनमें ये लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो इसको डिफेक्टिव जीन को कैरी करते हैं, इसलिए हम इसको सेक्स लिंक्ड जेनेटिक बीमारियां कहते हैं। तो ऐसे और भी दूसरे एग्जांपल्स हैं, लेकिन क्योंकि हीमोफीलिया से काफ़ी लोग परिचित है इसलिए मैंने ये एग्जांपल बताया कि ये बीमारी सेक्स लिंक्स होती। बहुत अच्छा जानकारी दिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर अरविंद नीरल जी, आप मन हमर श्रोता मन ला सिकल सेल बीमारी, ओकर लक्षण, उपचार के संबंध में अतेक सुघर विस्तार ले जानकारी देहो, समय देहो, तेकर बर आपला बहुत बहुत धन्यवाद।